नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हुलाल चंद्र सिंह। देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मॉरिशस का 2 दिवसीय दौरा। 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में होंगे मुख्य अतिथि। पीएम ने कहा, हमारी दोस्ती की नींव को और मजबूत करेगी ये यात्रा। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण पहले दिन त्रिभाषा फॉर्मूले पर लोकसभा में डीएमके का हंगामा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, बिना तथ्यों के गुमराह करने की कोशिश। राजनीति से ऊपर उठें स्टालिन सरकार। वोटर लिस्ट और परिसीमन विवाद पर राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा। कार्य स्थगन नियम के तहत चर्चा की मांग खारिज होने के बाद किया वॉकआउट। नाराज जेपी नड्डा ने कहा, नेता प्रतिपक्ष सहित सभी सदस्यों के लिए हो रिफ्रेशर कोर्स। संसद में पास हुआ रेल संशोधन बिल 2024। रेल मंत्री ने कहा, रेलवे में सुरक्षा पहली प्राथमिकता। लैंडिंग विधेयक 2024 लोकसभा से पास। डिजिटलीकरण और व्यापार को मिलेगा बढ़ावा। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में ईडी ने भूपेश बघेल, उनके बेटे के आवास पर मारे छापे। पीएमएलए के प्रावधानों के तहत 14 ठिकानों पर हुई तलाशी। भारी संख्या में नकदी और दस्तावेज बरामद होने का दावा। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से, और बात सबसे पहले प्रधानमंत्री के मॉरिशस दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंद महासागर के द्वीपीय देश मॉरिशस की 2 दिवसीय यात्रा पर 11 मार्च यानी मंगलवार को पोर्ट लुइस पहुंचेंगे। पीएम मोदी वहां राष्ट्रीय दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। पीएम की इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने पर समझौते भी हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉरिशस यात्रा मंगलवार से शुरू होगी। अपनी यात्रा के पहले दिन 11 मार्च को वो पोर्ट लुइस में मॉरिशस के संस्थापक व पूर्व प्रधानमंत्री सर शिव सागर रामगुलाम को श्रद्धांजलि देंगे। साथ ही पूर्व राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री सर अनिरुद्ध जगन्नाथ को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मॉरिशस के राष्ट्रपति धर्मवीर गोखोल से मुलाकात करने का कार्यक्रम है। Prime Minister Modi and Prime Minister Ramgoolam will together inaugurate a few projects that have been implemented with Indian assistance and will also witness the signing of several MOUs. इसके बाद वे प्रवासी भारतीयों के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम के बाद वे प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे। 12 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार, वित्तीय अपराध को रोकने, क्षमता विकास और सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। We are signing, in fact, with the visit of PM Modi, we are going to sign at least 8 memorandum of understanding in different fields. जो आपने बोला capacity building, so we will be sending about 500 of our public servants to India to get trained. प्रधानमंत्री भारतीय सहायता प्राप्त विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जिनमें सिविल सेवा कॉलेज परियोजना और क्षेत्रीय स्वास्थ्य केंद्र परियोजना प्रमुख हैं। बुधवार को मॉरिशस अपना नेशनल डे मनाएगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री ने अपने डिपार्चर स्टेटमेंट में लिखा कि मॉरिशस के 57वें राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने के लिए मैं प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के न्योते पर 2 दिवसीय यात्रा की शुरुआत कर रहा हूं। हिंद महासागर में मॉरिशस भारत का मुख्य साझेदार है। हम भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से जुड़े हुए हैं। आपसी विश्वास, लोकतांत्रिक मूल्य और विविधता हमारी मजबूती है। बीते 10 साल में जन केंद्रित पहल पर हमने उल्लेखनीय प्रगति की है। प्रगति और समृद्धि की दिशा के साथ ही महासागर की सुरक्षा और विकास के लिए दोनों देशों की मित्रता और साझेदारी को प्रगाढ़ करने के लिए इस यात्रा को लेकर मैं आशान्वित हूँ। ये भविष्य के लिए एक नया अध्याय शुरू करेगी। नेशनल डे कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री गंगा तालाब जाएंगे।
गंगा तालाब भारत और मॉरिशस के बीच सांस्कृतिक संबंधों की एक अटूट कड़ी है और ये भारत की सदा निरा मां गंगा का ही प्रतीक स्वरूप है। प्रधानमंत्री मोदी भारत से ले गए गंगा जल को वहां अर्पित करेंगे। मॉरिशस सागर इनिशिएटिव के तहत भारत का एक अहम साझेदार देश है। दोनों देशों के बीच संबंधों की प्रगाढ़ता साल 2021 में व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौता के माध्यम से और भी मजबूत हो गई। वित्त वर्ष 2023-24 में दोनों देशों के बीच कुल 85.113 करोड़ अमेरिकी डॉलर का व्यापार हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉरिशस यात्रा को लेकर तैयारियां पूरी हैं और उत्सुकता चरम पर है। कैमरा पर्सन अजीत के साथ जया सिन्हा, डीडी न्यूज, मॉरिशस। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉरिशस यात्रा को लेकर मॉरिशस के विदेश मंत्री का मानना है कि इससे दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होंगे। पीएम मोदी की ये यात्रा दोनों देशों के लिए कितनी महत्वपूर्ण है और इसके क्या-क्या आयाम हो सकते हैं, इसी को लेकर डीडी न्यूज ने मॉरिशस के विदेश मंत्री धनंजय रामफुल से ये खास बातचीत की। नमस्कार, मेरा नाम है जया सिन्हा और इस वक्त हम मौजूद हैं मॉरिशस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बेहद महत्वपूर्ण यात्रा के संदर्भ में। और इस वक्त मेरे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं, मॉरिशस के विदेश मंत्री श्री धनंजय रामफुल जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर इस विशेष साक्षात्कार में हिस्सा लेने के लिए। सबसे पहले ये शुरुआत करना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूसरी राजकीय यात्रा है, बेहद महत्वपूर्ण है। भारत और मॉरिशस के जो संबंध हैं वो बेहद प्रगाढ़ हैं और विभिन्न मंचों पर हम सहयोग देखते हैं। लेकिन किस तरह से देखते हैं मौजूदा भारत और मॉरिशस के संबंधों को, और साथ ही ये यात्रा कितनी महत्वपूर्ण आपको नजर आती है? आप जानते हैं कि मॉरिशस और इंडिया दो भाई जैसे हैं, तो ये रिलेशनशिप जो है हम उनको दूसरी लेवल पर we want to bring it to another level, right? So PM Modi's visit is going to be very instrumental in reinforcing that relationship. There is going to be the signature of various MOUs between the two countries during the visit of the Prime Minister of India, and जो संबंध है ये we want it to be more kind like a strategic partnership relationship rather than the traditional cultural and economic partnership, right? सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार के रूप में मॉरिशस है भारत के लिए। संस्कृति की बात की, संस्कृति और विभिन्न जो इंडियन पीपल टू पीपल कनेक्ट है, जो डायस्पोरा है, वो एक महत्वपूर्ण सेतु के रूप में ज़रूर काम करते हैं। लेकिन व्यापार एक क्षेत्र है जिसको लेकर दोनों ही देश बेहद उत्साहित हैं। कई नई क्षेत्रों की भी तलाश है, जिस तरह जिक्र आपने पहले भी किया। किस तरह से उसको देखते हैं, कैसे और नए क्षेत्रों की भी तलाश कर भारत और मॉरिशस अपने संबंधों को और प्रगाढ़ कर सकते हैं? सेप्का का आपने जिक्र किया, बीते 10 वर्षों में हम देख रहे हैं भारत और मॉरिशस के रिश्ते विभिन्न मंचों पर काफ़ी ज़्यादा बेहतर होते हुए नजर आए। तो जो मॉरिशस और इंडिया ने व्यापारी पर जो एग्रीमेंट वी साइन एन एग्रीमेंट, राइट, द कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो वो we can try and make that agreement more meaningful for both Indian and Mauritian investors. So we will in the days to come discuss further on how we can explore this agreement for the interests of both countries. मैं सोच रहा हूँ जैसे मेडिसिन के सेक्टर में, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, इसमें हम we can try and make more progress, right? India is a major, has a very big pharmaceutical sector, and Mauritius and the African countries are in need of medicines and pharmaceutical products. So we can see how Mauritius can be used as a platform for pharmaceutical societies and industries to come and invest in Mauritius, use Mauritius as a platform to invest into Africa. और जो है वो Mauritius एक अफ्रीकन मेंबर है, तो अफ्रीकन कंट्री से
काफ़ी क्लोज हैं और ये ट्रेड बैरियर्स जो हैं वो सब नहीं हैं, तो it's much more easier for an Indian investor to come and invest in Mauritius, use Mauritius to invest in the larger African economy, right? So I think we have to look into that direction, and that will be in the interest of both countries. मॉरिशस एक सेतु के रूप में काम कर सकता है। लगातार भारत ग्लोबल साउथ को लेकर काफ़ी प्रयास कर रहा है, काफ़ी अपनी आवाज़ मुखरता से रख रहा है। मॉरिशस की बात हो तो हमेशा से ही हम कह सकते हैं कि भारत हमेशा से किसी भी कोई स्थिति है तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहा है। उस लिहाज से किस तरह से देखते हैं हिंद प्रशांत क्षेत्र में, इंडियन ओशन एरिया में, किस तरह से दोनों देशों के जो साझा हित हैं या जो साझा कंसर्न्स हैं उसको दोनों को मिलकर कैसे सुलझाने में एक अहम कड़ी साबित हो सकती है प्रधानमंत्री की यात्रा भी? I will just give you an example how India has been the first responder to Mauritius. There was recently a cyclone in the Indian Ocean, and one of our island, you know, the Agalega Island, where the Indian government has constructed a jetty and a runway. So the island was devastated by the cyclone, and there was a lot of damage to the infrastructures, right? So, and we managed with the help of the Indian authorities to send a plane there, right, and to bring medical supplies and food for the people of Agalega. तो ये जैसे collaboration है, ये we are very thankful to the Indian government. But Global South, talking about Global South, right? You know, Global South countries have their own problems. जैसे वो environment problems हैं, climate change problems हैं, rising sea level, ये सब Mauritius जैसे देश के challenges हैं, right? तो we are very thankful to India, for example, for having, during the G20 summit, the PM Modi invited Mauritius as a special guest. And also, he also took the initiative to make the African Union a member of the G20 summit, right? So these types of initiatives from India is very laudable. And this is where we are thankful to your Prime Minister, PM Modi, for having a special attention to the Global South. किस तरह की रणनीति अपनाते नजर आएंगे? क्या अगर हम विभिन्न क्षेत्रों की बात करें, कैपेसिटी बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर, या ऊर्जा के क्षेत्र की बात करें, या पीपल टू पीपल कनेक्ट की बात करें, किस तरह से एक उम्मीद है इस यात्रा से मॉरिशस को भी, भारत को भी, कि एक द्विपक्षीय रिश्तों की बात करें, बायलैटरल टॉक्स भी हैं दोनों देशों के प्रमुखों के बीच में, किस तरह से उम्मीद कर सकते हैं इस यात्रा को लेकर? See, since several years, भारत एक development partner, well, Bharat has always been a development partner to Mauritius. India has been side by side with Mauritius, shoulder to shoulder on various infrastructure projects, right? For example, you have the Cyber City, right? You have also the new ENT hospital, the Supreme Court building, so the Metro Express, जो लाइट रेलवे प्रोजेक्ट जो है, ये सब इंडिया के हेल्प से हमने इम्प्लीमेंट किए. तो इन द फ्यूचर वी आर थिंकिंग ऑफ having, we are signing, in fact, with the visit of PM Modi, we are going to sign at least 8 memorandum of understanding in different fields. जो आपने बोला capacity building, so we will be sending about 500 of our public servants to India to get trained, right? And at the level of my ministry as well, we have the diplomats. They will be coming to India to get trained as well. So these are the kinds of help and assistance that India is giving to Mauritius. There is also, we are having some problems with regards to our water
pipelines, right? So India will be providing us with a line of credit for us to be able to replace those water pipelines. They are going to be also talking about corruption and anti-money laundering. So there's going to be the signature of an MOU, exchanges between the two. You have your directorate in India and the Financial Crime Commission in Mauritius. There is going to be a partnership between those two institutions to try and share information with regards to anti-money laundering and corruption. And also there's going to be capacity building as well for the officials here of the Financial Crime Commission. So you see, day by day, we are strengthening further this relationship. I said we have to move away from this traditional cultural and economic partnership to a new level. We're now talking about being a strategic partner with India. बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बहुत ही संजीदा मुद्दों पर हम बेहतरीन सहयोग देख रहे हैं भारत और मॉरिशस का। यहाँ पर थोड़ा जिक्र करना चाहूँगी इससे इतर, हाल ही में आप भारत की यात्रा पर भी गए थे, थोड़े कैसे आपके अनुभव रहे, थोड़ा सा साझा कीजिए। मैंने प्राइवेट विजिट पर गए थे बीवी के साथ और बच्चों के साथ। After the election, I said the first thing I would do is to go to India and visit Kashi Vishwanath Mandir. I participated in the Ganga Aarti. It was very nice, and we went to the Ayodhya temple as well. And I'm very thankful to the government of India for having done the needful for me to be able to do my pilgrimage. And I'm looking forward as well to come maybe during some free time and come and continue my pilgrimage. आपको लगता है, चलते चलते ही जानना चाहेंगे, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जो कनेक्ट है भारत और मॉरिशस का, क्या उसको एक डिफाइन करता है? जिसने आपका एक बेहद शानदार अनुभव रहा, वहाँ पर आप गए भारत, और यहाँ पर हम देख रहे हैं भारतीय मूल के लोग काफ़ी बड़ी संख्या में हैं। संस्कृति से आगे बढ़कर हम बात करना चाह रहे हैं आज वैश्विक मंच पर, जिस तरह से वैश्विक मंच पर स्थिति है, लेकिन फिर भी एक कनेक्ट है जो जोड़ता है, जो उत्साह इस वक्त हमें मॉरिशस में नज़र आ रहा है प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर, या आपको भी वो जो कनेक्ट है जो भारत के साथ है? The one thing which will say will define our relations. Our ancestors came from India, right? That was centuries back. But still, we have kept this cultural and traditional values, right? We share the same language, and over time, we have increased our relationship with India. So I think this is what makes this relationship special, right? So for me, जो संबंध है ये यूनिक और स्पेशल है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हम सभी उत्साहित हैं प्रधानमंत्री की मॉरिशस की यात्रा को लेकर। यकीनन सांझी संस्कृति, सांझी भाषा, एक विरासत, एक विश्वास के साथ आज भारत और मॉरिशस इन सांस्कृतिक संबंधों से आगे बढ़ते हुए मौजूदा वैश्विक परिदृश्य में सांझी चुनौतियों का एक साथ सामना करने के लिए तैयार हैं, और यही उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री की यात्रा बेहद ऐतिहासिक, बेहद महत्वपूर्ण होगी और लंबे समय तक इसके परिणाम हमें सामने देखने को मिलेंगे। कैमरा पर्सन महेश और अजीत के साथ मैं जया सिन्हा इस विशेष साक्षात्कार के साथ मॉरिशस से। नमस्कार। मॉरिशस के विदेश मंत्री धनंजय रामफुल से ये खास बातचीत डीडी न्यूज़ की आप देख रहे थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस की यात्रा पर हैं और उनकी यात्रा को लेकर वहाँ के लोगों में काफ़ी उत्साह है। मॉरिशस स्थित शिव शक्ति मंदिर के पुजारी ने बताया कि भारत मॉरिशस का रिश्ता बड़े और छोटे भाई जैसा है। तो देखिए डीडी न्यूज़ की इसी पर ये रिपोर्ट। ये है मुंडिया पहाड़ और उससे सटा मॉरिशस का 1992 में बना ये शिव मंदिर, जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं। नमस्कार तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे डीडी न्यूज़ पर। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ मान्यता है इस शिव मंदिर? भगवान शिव को समर्पित यह शिवालय, जिसे शिव शक्ति मंदिर नाम से जाना जाता है, लोग पारिवारिक एकता के लिए यहाँ भगवान शिव की आराधना करते हैं। मॉरिशस में जितने भी भारतीय पर्व हैं वह बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं, और इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ पर भगवान शिव को चढ़ाया गया बिलपत्र मनुष्यों के सभी प्रकार के जो लौकिक ताप हैं, यानी कि धन संपत्ति संबंधी जो समस्याएं हैं, उनका निवारण करने वाला है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस आ रहे हैं, लंबे समय के बाद आ रहे हैं, काफी तैयारियां हो रही है, काफी ज्यादा उत्सुकता है, किस तरह से देखते हैं? भारत और मॉरिशस का संबंध छोटे भाई के जैसा है। ये लोग अपनी जड़ें भारत में ही महसूस करते हैं और जब मोदी जी के आने का समाचार यहाँ के लोगों को मिला तो बड़े प्रसन्न हैं। मोदी जी के स्वागत में जो छोटी छोटी संस्थाएं हैं उन्होंने बड़े बैनर बना रखे हैं कि मोदी जी का हम स्वागत करें। संस्कृत क्लास के विद्यार्थियों द्वारा यहाँ पर उनके लिए संस्कृत गान गाया जा रहा है। संस्कृति, सांझी विरासत और सांझी मान्यताएं भारत और मॉरिशस के लोगों को एक सूत्र में पिरोती हुई नजर आती हैं। मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस का उत्सव और ये जलसा और भी खास होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी के चलते। कैमरा पर्सन अजीत के साथ जया सिन्हा, डीडी न्यूज, मॉरिशस। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉरिशस की यात्रा को लेकर यहाँ के लोग काफ़ी उत्साहित हैं। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए वहाँ बच्चे भी तैयारियों में जुटे हुए हैं। विकास को बढ़ाते हुए हम देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। ये छोटे छोटे बच्चों ने काफी तैयारी की है प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए। किस तरह से तैयारी हो रही है और प्रधानमंत्री मोदी का कैसे वेलकम करने? बड़ा मौका है हमारे लिए और हमारे दोस्तों के लिए, और हमको उनकी वासुदेव कुटुंबकम की बात बहुत अच्छी लगी और प्रेरित लगी और हम उनका मॉरिशस में स्वागत करते हैं। वो तो बेस्ट लीडर हैं। हम कब से उसके मिलने की तैयारी कर रहे हैं। जब से सुना है कि वो आ रहे हैं वो तो बस सभी लगे हुए हैं तैयारियों में। Mauritians are very happy to welcome Modi ji to the island. As we can see on the roads, we have flags of the Indian flag, the Mauritian flag. The atmosphere around the island is very happy. जैसे ही घोषणा हुई मोदी जी के आने की मॉरिशस के पार्लियामेंट में, इनका पहला सवाल था हम क्या परफॉर्म करने वाले हैं, हम क्या करने वाले हैं मोदी जी के स्वागत के लिए। तो मुझे स्पेशली संस्कृत सॉन्ग ढूंढना पड़ा कि स्वागत गीत हम गा सकते हैं उनके लिए। भारत और मॉरिशस दो अलग देश है, लेकिन कई ऐसे पहलू हैं जो इन दोनों देशों को जोड़ते हुए नजर आते हैं और यकीनन वही उत्साह और उमंग यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के लिए। तो तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। कैमरा पर्सन अजीत के साथ जया सिन्हा, डीडी न्यूज, मॉरिशस। और मॉरिशस और भारत के इस संबंधों को प्रगाढ़ करने में एक कड़ी गंगा तालाब भी है। गंगा तालाब मॉरिशस की एक पवित्र झील है जिसे भारतीय मूल के लोगों द्वारा अत्यंत श्रद्धा और आस्था के साथ देखा जाता है। इसे हिंदू तीर्थ स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह स्थल हिंदुओं के लिए विशेष धार्मिक महत्व रखता है। इसे गंगोत्री से जुड़ा माना जाता है और यहाँ का जल गंगा नदी के समान पवित्र माना जाता है। गंगा तालाब के किनारे एक प्रसिद्ध शिव मंदिर स्थित है जहाँ शिवरात्रि के समय बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। यहाँ 108 फीट ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा स्थित है जो मॉरिशस की सबसे ऊंची मूर्तियों में से एक है। गंगा तालाब के मुख्य ट्रस्टी सतीश दयाल बताते हैं कि गंगा तालाब सनातन के लोगों के लिए आध्यात्मिक महत्व रखता है। गंगा तालाब, जिसे ग्रैंड बेसिन के नाम से भी जाना जाता है, ये मॉरिशस के सबसे महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थल के रूप में प्रतिष्ठित है, जैसे कि भारत में गंगा नदी के समान है। हर हिंदू का ये एक पहचान है ये जगह। सभी लोग जितना भी हिंदू है सनातन धर्म के होते हैं वो लोग अपने आप को गर्व समझते हैं ये तालाब के लिए और ये त्रयोदश ज्योतिर्लिंगम के लिए, क्योंकि यही उन लोगों का शक्ति है, यही उन लोगों का आइडेंटिटी है, क्योंकि एक हिंदू के लिए। गंगा तालाब भारतीय संस्कृति और परंपराओं के सबसे जीवंत केंद्र के रूप में कार्य करता है मॉरिशस में। ये यहाँ के भारतीय मूल के लोगों की धार्मिक, उनकी आस्था और संस्कृति का एक प्रतीक है। कैमरा पर्सन अजीत के साथ जया सिन्हा, मॉरिशस। और इस बीच भारतीय नौसेना का जहाज INS इम्फाल मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह 2025 में भाग लेगा। INS इम्फाल 12 मार्च को 57वें मॉरिशस राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेगा। इन गतिविधियों का उद्देश्य दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों और समुद्री सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लेंगे।
कुछ और बड़ी खबरें देखते हैं। आर्मेनिया के विदेश मंत्री अरारात मिर्जोयान भारत के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोमवार को नई दिल्ली में आर्मेनिया के विदेश मंत्री अरारात मिर्जोयान से प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। एस जयशंकर ने दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे संबंधों का उल्लेख करते हुए इसे और मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर दोनों देशों के बीच चले आ रहे सहयोग की भी सराहना की। Today, of course, we have good political cooperation. I think our trade figures are increasing. We have defense collaboration. Culture has always been a strong point. There are a lot of Indian students in Armenia. We thank you for looking after them. And I think we have a very good exchange of people. So our agenda really is on how to take each one of these dimensions forward. I look forward to discussing how best we can do that. We also, at the international multilateral level, work very closely together. Your membership of the International Solar Alliance, your participation in the Voice of the Global South, we are really very pleased you've joined the also, I think, the International Big Cats Alliance, if I'm not mistaken. और वहीं आर्मेनिया के विदेश मंत्री अरारात मिर्जोयान ने कहा कि वो भारत के साथ मजबूत और घनिष्ठ संबंध चाहते हैं। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 30 साल पूरे होने पर उन्होंने आर्मेनिया, भारत और ईरान के सहयोग को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने खासतौर पर चाबहार बंदरगाह के विकास पर जोर दिया। साथ ही कहा कि चाबहार बंदरगाह से व्यापार बढ़ेगा और तीनों देशों के आर्थिक संबंध मजबूत होंगे। उन्होंने यूरेशियन आर्थिक क्षेत्र में भारत की सक्रिय भागीदारी की भी जरूरत बताई। अरारात मिर्जोयान ने ये बात नई दिल्ली के सप्रो हाउस में अपने संबोधन में कही। यह कार्यक्रम इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स यानी ICWA ने आयोजित किया था। कार्यक्रम का विषय था बदलती दुनिया में आर्मेनिया और भारत, संबंधों को मजबूत करना, भविष्य को सुरक्षित बनाना। इसकी अध्यक्षता ICWA के कार्यवाहक महानिदेशक एल प्रशांत पिसे ने की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात और भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा के लिए आर्मेनिया के विदेश मंत्री 4 दिनों की भारत यात्रा पर हैं। We aim to substantially increase bilateral trade volumes in the coming years, focusing our efforts on facilitating Armenian companies to establish business connections with India. Armenia is deeply interested in advancing dialogue and cooperation with the International North-South Transport Corridor project and the Chabahar Port Development Initiative. In this regard, the Armenia-India-Iran trilateral cooperation format is of great significance. Armenia and India can establish mutually beneficial cooperation across every sphere: high-tech, IT, education, science, tourism, aviation, logistics, and pharmaceuticals stand out as particularly promising areas for our partnership. और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 3 से 9 मार्च तक यूनाइटेड किंगडम के दौरे पर थे। तो विदेश मंत्री ने अपने एक्स अकाउंट पर अपने दौरे से जुड़ा एक वीडियो साझा किया है। तो जरा इस वीडियो को आइए देखते हैं।
in Belfast, actually a meeting place in many ways between our UK policy and our European policies. So, in some senses, our presence here today in a formal way is an acknowledgement really of how much this relationship has matured in the last 4 decades. But, and I want to say this with great emphasis, it is equally a preparation for what is to come. और अब खबर संसद से। नई शिक्षा नीति 2020 में त्रिभाषा को लेकर तमिलनाडु में छिड़े विवाद का असर सोमवार को संसद में भी दिखाई दिया। इस मुद्दे पर डीएमके और सरकार के बीच संसद के अंदर और बाहर तकरार नजर आई। कांग्रेस भी डीएमके के साथ खड़ी दिखाई दी। सरकार ने कहा है कि डीएमके राजनीतिक लाभ के लिए तमिलनाडु के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। ई शिक्षा नीति में हिंदी या किसी भाषा को नई शिक्षा नीति में थोपने का काम नहीं हो रहा, बल्कि स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। शुरू हुआ संसद का सत्र, लेकिन विपक्ष का फिर हंगामा मंत्र। त्रिभाषा के मुद्दे पर संग्राम, सत्ता पक्ष और विपक्ष में घमासान। संसद के बीच सत्र के दूसरे चरण का पहला दिन विपक्षी दलों ने दोनों सदनों में सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की। सदन के अंदर और बाहर सत्ता की तरफ से भी करारा जवाब दिया गया। प्रश्नकाल के दौरान डीएमके सांसद की तरफ से तमिलनाडु को पीएम श्री योजना के तहत आवंटन से जुड़ा सवाल पूछा गया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उत्तर में तमिलनाडु के साथ भेदभाव के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि राज्य की स्टालिन सरकार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। नई शिक्षा नीति और त्रिभाषा के मुद्दे पर सत्ता और डीएमके के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली, जिसके चलते लोकसभा की कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित करनी पड़ी। At one point of time, Tamil Nadu government has ready to sign an MOU with Government of India for accepting PM Shri. They agreed, they went back, they have a U-turn. It is their problem. Then Tamil Nadu state, Government of India is giving financial allocation to PM portion. They are not committed to Tamil Nadu students. They are ruining the future of Tamil Nadu students. Their only job is to raise language passion. They are doing politics. शून्यकाल में भी लोकसभा में इस मुद्दे को लेकर तनातनी देखने को मिली। केंद्रीय मंत्री की टिप्पणी पर डीएमके सांसद कनिमोई नाराज नजर आई। शून्यकाल में ही बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने स्टालिन सरकार पर भाषा के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया। This is completely diverting the issue. Let them answer why they are forcing us to learn 3 languages. This is not, in the list of the union government. It is in the concurrent list. We have a right over education too. Why are they not consulting us and listening to what the people of Tamil Nadu want? चुनाव हारने के डर से ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं। चुनाव हारने के डर से ये डिलिमिटेशन का विरोध कर रहे हैं। 1973 में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में सीटें बढ़ाई, वेस्ट बंगाल में सीटें बढ़ाई, लेकिन उसने तमिलनाडु में सीट नहीं बढ़ाई। इसके बावजूद भी डीएमके कांग्रेस के साथ सरकार चला रही है, उसके बावजूद भी डीएमके न्यू एजुकेशन पॉलिसी का विरोध कर रही है। इस मामले में कांग्रेस भी डीएमके के साथ नजर आई।
I don't know what the position of other states are, but we in Tamil Nadu are very, very clear. We are very well served by a two-language curriculum. My daughter studied in a similar school, and we are in no way disadvantaged. Congress party has gone bankrupt. They don't have any idea. They don't have an innovative thinking process. They are opposing three-language formula. गौरतलब है कि तमिलनाडु में डीएमके लगातार नई शिक्षा नीति को लागू किए जाने का विरोध कर रही है। केंद्र ने कई बार स्पष्ट तौर पर कहा कि नई नीति में मातृभाषा में पढ़ाई स्कूली स्तर पर अनिवार्य की गई है, जिससे तमिल सहित देश के सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं के विकास में मदद मिलेगी। लेकिन बावजूद इसके डीएमके का विरोध जारी है और अब स्टालिन सरकार हिंदी और संस्कृत के विरोध पर भी उतर आई है। ऋषि कुमार और कुमार आलोक के साथ शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।